इस बात में कोई दो राय नहीं है कि पूरे सौर मंडल में सिर्फ हमारी पृथ्वी ही सबसे अलग ग्रह है, जहां इंसानों के साथ साथ विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधे फल फूल रहे हैं। लेकिन आज से करोड़ों साल पहले पृथ्वी आज की तरह जीवनदायक नहीं थी, बल्कि यहाँ का तापमान इतना गर्म और सर्द हुआ करता था कि धरती पर किसी भी प्रकार के जीवन की कल्पना तक नहीं की जा सकती थी। ऐसे में ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ और किस तरह से यहाँ जीवन की शुरुआत हुई थी। तो आइए बिना देर किए इस वीडियो के माध्यम से इन तमाम सवालों के जवाब तलाश करते हैं। कैसे हुआ था पृथ्वी का जन्म? पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई थी, ये जानने से पहले हमें ये समझ लेना होगा कि आखिर ये सौर मंडल कैसे बना था, क्योंकि इस सौर मंडल की मौजूदगी की वजह से ही पृथ्वी समेत अन्य ग्रह अस्तित्व में आए थे जो निरंतर सूरज की परिक्रमा करते हैं। ऐसे में आज से लगभग 4.5 बिलियन साल यानी 450 करोड़ साल पहले सूर्य की जगह पर घने बादल हुआ करते थे जो धूल और विभिन्न गैसों से निर्मित हुए थे। इन्हीं गैस के बादलों से कुछ प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक तारा था जिसकी ऊर्जा लगातार कम होती जा रही थी और एक दिन उस तारे में भयानक विस्फोट हो गया। इस विस्फोट की वजह से गैस के बादलों में हरकत शुरू हो गई, जिसकी वजह से बादलों में दबाव बनने लगा और उसमें मौजूद छोटे छोटे धूल के कण आपस में जुड़ने लगे। इस तरह से धूल के इकट्ठा हो जाने से चट्टानों और उल्का पिंडों का निर्माण हुआ था, जबकि इन गैस बादलों में मौजूद रेडियो एक्टिव तत्वों ने आपस में मिलकर मजबूत ग्रेविटी का रूप ले लिया था। इसी ग्रेविटी की वजह से हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैस बड़ी मात्रा में एक जगह पर इकट्ठा होने लगी थी, जिसकी वजह से बादलों के बीच में बहुत ज्यादा दबाव बन गया था और इस दबाव की वजह से भयानक विस्फोट हो गया। इस विस्फोट की वजह से हमारे सौर मंडल के मुख्य तारे यानी सूर्य का जन्म हुआ, जो पृथ्वी समेत विभिन्न ग्रहों के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत बनने वाला था। ऐसे में सूर्य के निर्माण के बाद उसकी ग्रेविटी की वजह से अंतरिक्ष में फैले धूल के कण और पत्थर की चट्टानें उसकी परिक्रमा करने लगे थे, जो बीतते समय के साथ एक दूसरे से टकराते रहते थे और ग्रेविटी की वजह से आपस में जुड़ जाते थे। इस तरह धूल, मिट्टी और चट्टानों की वजह से पृथ्वी समेत बुध, शुक्र और मंगल जैसे चट्टानी ग्रहों का जन्म हुआ था, जबकि बादल और गैस के आपस में मिल जाने की वजह से बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून जैसे ग्रह अस्तित्व में आए थे। ये सभी ग्रह सूर्य की तेज ग्रेविटी से बंधे हुए थे, जिसकी वजह से वो सूर्य के इर्द गिर्द घूमते हुए परिक्रमा करने लगे। इस तरह हमारा सौर मंडल अस्तित्व में आया था, जिसमें हमारी पृथ्वी भी शामिल थी। लेकिन उस वक्त पृथ्वी आग का एक धधकता गोला हुआ करती थी। इसी दौरान पृथ्वी और मंगल ग्रह के बीच थिया नाम का ग्रह हुआ करता था, जो पृथ्वी के ग्रेविटी फोर्स की वजह से धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। ऐसे में एक दिन वो भी आया जब थिया हमारी पृथ्वी से टकरा गया। इस टकराव की वजह से पृथ्वी का एक हिस्सा टूटकर अलग हो गया और वो अंतरिक्ष में धूल और मिट्टी के कण के रूप में फैल गया, जिसने बाद में पृथ्वी के आसपास एक रिंग का आकार ले लिया था। पृथ्वी की ग्रेविटी की वजह से धीरे धीरे उस रिंग में मौजूद मिट्टी और धूल के कण फिर से आपस में जुड़ने लगे थे, जिसकी वजह से हमारे प्राकृतिक उपग्रह यानी चंद्रमा का जन्म हुआ था। पृथ्वी के पास तेज ग्रेविटी थी, इसलिए अंतरिक्ष में मंडराने वाले उल्कापिंड, चट्टानें और क्षुद्र ग्रह लगातार पृथ्वी पर गिर रहे थे। इस वजह से पृथ्वी पर गर्म लावा के समुद्र बनकर तैयार हो गए थे, जिसका तापमान 1900 डिग्री सेल्सियस के पास हुआ करता था। इस तरह कई सालों तक पृथ्वी पर उल्कापिंड और क्षुद्र ग्रहों की बरसात होती रही, जिसकी वजह से पृथ्वी आग के गोले की तरह दिखाई देती थी। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब विभिन्न विस्फोटों की वजह से अंतरिक्ष में चल रही हलचल धीमी हो गई थी। इसकी वजह से पृथ्वी पर होने वाली अंतरिक्षीय वस्तुओं की बरसात भी रुक गई थी, जिसकी वजह से पृथ्वी में नए बादल आने वाले थे। इस तरह पृथ्वी की सतह पर भारी और गर्म पदार्थ दरारों के माध्यम से पृथ्वी के अंदरूनी हिस्से यानी केंद्र में जाकर इकट्ठा होने लगे, जिसकी वजह से पृथ्वी की बाहरी सतह धीरे धीरे ठंडी हो रही थी।
जब धरती पर उल्कापिंड और क्षुद्र ग्रहों की बरसात हो रही थी, तो वो अपने साथ सिर्फ गर्म तत्व ही लेकर नहीं आई थी, बल्कि उन अंतरिक्षीय वस्तुओं में विभिन्न प्रकार के खनिज तत्व, नमक और धरती पर जीवन की शुरुआत करने के लिए सबसे जरूरी चीज पानी भी था, जो उस वक्त बर्फ के टुकड़ों के रूप में धरती तक आया था। ऐसे में जब बर्फ के ये टुकड़े पिघलने लगे तो पृथ्वी की सतह पर पानी इकट्ठा होने लगा और देखते ही देखते कुछ सालों में धरती पर महासागर का निर्माण हो गया था। लेकिन उस समय पृथ्वी पर जमीन नहीं थी, जबकि चारों तरफ पानी ही पानी था। ऐसे में पृथ्वी के कोर में पिघले लोहा तत्व की वजह से निर्मित होने वाली गर्मी को बाहर निकलने के लिए रास्ता चाहिए था। लिहाजा पानी के अंदर मौजूद जमीन में ज्वालामुखी विस्फोट होने लगे। इन ज्वालामुखी विस्फोटों से निकलती धूल, राख और लावा ने धरती पर जमीन का निर्माण करने में अहम भूमिका निभाई थी, जिसकी वजह से समुद्र के बीच और उसके आसपास के इलाकों में जमीन बनकर तैयार हो गई थी। आज से लगभग 3 बिलियन साल पहले पृथ्वी पर होने वाले ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली गैसों की वजह से वायुमंडल का निर्माण होने लगा था, जिसकी वजह से पृथ्वी को अंतरिक्षीय वस्तुओं के हमले से बचने में काफी मदद मिलती है। उस समय धरती का एक दिन लगभग 12 घंटे का हुआ करता था, यानी पृथ्वी के घूमने की रफ्तार आज के मुकाबले काफी तेज होती थी। वहीं ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से समुद्र के पानी में एक कोशिकीय जीव यानी बैक्टीरिया का जन्म हो गया था, जो लाखों साल तक पानी के अंदर खुद को जीवित और विकसित रखने की काबिलियत सीख रहे थे। आज से लगभग 250 करोड़ साल पहले समुद्र के अंदर रहने वाले बैक्टीरिया में खास तरह के बदलाव आए, जो जिंदा रहने के लिए सूरज की धूप और पानी में खनिज तत्वों का इस्तेमाल करते थे। इतना ही नहीं, इन बैक्टीरिया द्वारा मल के रूप में जो तत्व त्याग किया जाता था, वो पृथ्वी पर जीवन को सुचारू रूप से चलाने वाली चीज यानी ऑक्सीजन था। इस तरह इन माइक्रोबैक्टीरिया के जरिए छोड़ी जाने वाली ऑक्सीजन की वजह से धरती का वायुमंडल घना होता चला गया, जबकि पानी में भी ऑक्सीजन की मात्रा में बढ़ोतरी हो रही थी। ऐसे में पानी के अंदर रहने वाले बैक्टीरिया और उनके द्वारा छोड़ी जाने वाली ऑक्सीजन की मात्रा इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि उसकी वजह से कुछ बैक्टीरिया खुद ही नष्ट होने लगे थे, जबकि वायुमंडल में ऑक्सीजन ने लोहा तत्वों के साथ रिएक्शन करना शुरू कर दिया था। इस रिएक्शन की वजह से नीले रंग की दिखाई देने वाली पृथ्वी अचानक से मंगल ग्रह की तरह लाल दिखने लगी थी, जबकि धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स में भी टकराव होने लगा था। ऐसे में पृथ्वी के अंदरूनी हिस्से में मौजूद लावा विस्फोट के जरिए बाहर निकलने लगा था, जिसकी वजह से पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। इस कार्बन डाइऑक्साइड ने पृथ्वी के आसमान पर घने बादलों का निर्माण कर दिया था, जिन्होंने बाद में धरती पर जमकर एसिड वर्षा की थी। कुछ समय बाद एसिड की बारिश खत्म हो गई थी, लेकिन उसकी वजह से पृथ्वी का तापमान कई डिग्री सेल्सियस तक नीचे लुढ़क गया था। इस वजह से पृथ्वी की सतह पर पानी बर्फ के रूप में जम गया था, जिसकी वजह से पृथ्वी पर पहला शीत युग शुरू हुआ था। उस दौरान पृथ्वी पूरी तरह से बर्फ से ढक चुकी थी, जो अंतरिक्ष से देखने पर सफेद गोली की तरह दिखाई देती थी। आमतौर पर जब सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर पड़ती है तो जमीन उसे अवशोषित कर लेती है, लेकिन पृथ्वी पर शीत युग के दौरान सूरज की रोशनी बर्फ से टकराकर वापस रिफ्लेक्ट हो जाती थी, जिसकी वजह से सूर्य की गर्मी की वजह से भी पृथ्वी पर जमी बर्फ कई सालों तक पिघल नहीं पाई थी। लेकिन पृथ्वी के अंदरूनी भाग में गर्मी और लावा बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था। ऐसे में कुछ सालों बाद इस गर्मी ने पृथ्वी की सतह पर तेज प्रेशर बनाया और उसकी वजह से एक बार फिर ज्वालामुखी विस्फोट होने लगे थे। इस ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से न सिर्फ धरती पर जमी बर्फ तेजी से पिघल रही थी, बल्कि ये समुद्र के अंदर जमे हुए सूक्ष्म जीवों के लिए भी जीवनदायक साबित हुई थी। ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से समुद्रों का पानी गर्म हो गया था, जिसकी वजह से सूक्ष्म जीवों को पनपने के लिए अच्छा वातावरण मिल रहा था। इतना ही नहीं, उन सूक्ष्म जीवों के जीवन चक्र में भी बदलाव आ गया था, जिसकी वजह से उन्होंने ऑक्सीजन का इस्तेमाल अपने शरीर को विकसित करने के लिए शुरू कर दिया था। इसके अलावा समुद्र के अंदर घास भी पैदा होने लगी थी, जो ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन का निर्माण कर रही थी।
हालांकि ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से धरती पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा काफी ज्यादा बढ़ गई थी, जिसकी वजह से पृथ्वी का तापमान भी बढ़ने लगा था। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड से बनने वाले बादलों की वजह से पृथ्वी पर एक बार फिर एसिड की बारिश हुई और इसकी वजह से पृथ्वी पर फिर से शीत युग की शुरुआत हो गई। इस तरह कई सालों तक धरती पर बर्फ जमने और पिघलने का सिलसिला चलता रहा, जिसकी वजह से समुद्र के अंदर रहने वाले सूक्ष्म जीव बदलते हुए तापमान में खुद को जीवित रखने का हुनर सीख चुके थे। इतना ही नहीं, हर शीत युग की समाप्ति के बाद इन सूक्ष्म जीवों के शारीरिक आकार और जीव चक्र में भी परिवर्तन आ रहा था, जिसकी वजह से एक समय ऐसा भी आया जब समुद्र से सूक्ष्म जीवों ने समुद्री जीवों का रूप ले लिया था। वो पानी में तैरते थे, शिकार करते थे और समुद्री जंगल को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाते थे, जिसकी वजह से समुद्र के अंदर पैदा होने वाली घास ने ज्यादा ऑक्सीजन का निर्माण करना शुरू कर दिया था। इस ऑक्सीजन की वजह से पृथ्वी का तापमान संतुलित होने लगा था, जबकि ओजोन लेयर भी मोटी हो रही थी। ऐसे में आज से लगभग 47 करोड़ साल पहले पृथ्वी की सतह पर पहली बार घास उगने लगी थी, जो समुद्री घास और जंगल के फैलाव का ही नतीजा थी। इस तरह कुछ समय बाद पृथ्वी की सतह पर घास ने पौधों और फिर पेड़ों का रूप ले लेना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से पृथ्वी पर जंगलों का निर्माण हुआ और हमारा ग्रह हरा भरा दिखाई देने लगा। आज से लगभग 38 करोड़ साल पहले समुद्र और पानी में रहने वाले जानवर बाहरी दुनिया को देखने के लिए उत्सुक होने लगे, लिहाजा उन्होंने जलीय जीवन को छोड़कर जमीन पर रहने का फैसला किया। जमीन पर रहने की वजह से उन जीवों के शारीरिक बनावट और खान पान की आदतों में बदलाव आने लगा, जिसकी वजह से कुछ जीव शाकाहारी बने तो कुछ मांस खाकर अपना पेट भरते थे। इस तरह धरती पर मौजूद जंगल, जमीन और पानी में विभिन्न जीव जंतुओं की प्रजातियां अस्तित्व में आईं, जिसमें डायनासोर का नाम भी शामिल है। वहीं पृथ्वी के घूमने की गति भी धीमी हो गई थी, जिसकी वजह से पृथ्वी पर एक दिन लगभग 21 से 23 घंटे का होता था। धरती पर जानवरों के विकास का क्रम लगातार जारी था, जिसकी वजह से डायनासोर की अलग अलग प्रजातियां अस्तित्व में आईं। कुछ डायनासोर शाकाहारी थे तो वहीं कुछ डायनासोर दूसरे जीवों का शिकार करके उन्हें खाते थे। इसके अलावा आसमान में उड़ने वाले डायनासोर भी धरती पर रहते थे, जो अपने दौर के सबसे विशालकाय जीवों में से एक थे। लेकिन आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले अंतरिक्ष में तेज गति के साथ एक उल्कापिंड धरती की तरफ बढ़ रहा था, जो डायनासोर के अंत का मुख्य कारण बन गया था। वो उल्कापिंड काफी विशाल और भारी भरकम था, जिसने 80,000 प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश किया था। उल्कापिंड के धरती के वायुमंडल में प्रवेश करते ही उसमें तेज आग लग गई, जिसकी वजह से जब वो पृथ्वी से टकराया तो उसकी वजह से भयानक विस्फोट हुआ था। इस विस्फोट की वजह से बहुत ही भयानक रेडिएशन बाहर निकली थी, जबकि पृथ्वी पर हरियाली और जंगल आग के चपेट में आने लगे, धू धू कर जलने लगे थे। ये रेडिएशन इतनी ज्यादा थी कि वर्तमान में अगर 10 करोड़ न्यूक्लियर बमों को एक साथ विस्फोट किया जाए तो उतनी ऊर्जा बाहर निकलेगी। इस विस्फोट और रेडिएशन की चपेट में आने की वजह से डायनासोर प्रजाति का अंत हो गया था, जबकि धरती पर एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया था। इस गड्ढे से निकलने वाली धूल और पत्थर उछलकर आसमान में चले गए थे, जो विस्फोट के कुछ घंटे बाद वापस धरती पर आग के गोले बनकर बरसे थे और उन्होंने उड़ने वाले डायनासोर की प्रजाति को खत्म करने का काम किया था। इस उल्कापिंड के टकराव की वजह से धरती पर लगभग 80% जीवन पूरी तरह से खत्म हो गया था, जबकि हर जगह भूकंप के तेज झटके और ज्वालामुखी विस्फोट हो रहे थे। इस भयानक त्रासदी में सिर्फ जमीन के अंदर रहने वाले जीव जिंदा बच पाए थे, जिन्होंने आगे चलकर धरती पर एक बार फिर जीवन की शुरुआत करने में अहम योगदान दिया था। ये जीव पृथ्वी के वायुमंडल के ठंडा हो जाने के बाद जमीन से बाहर निकले थे, जिन्होंने जीवित रहने के लिए मृत जानवरों के सड़े गले मांस को खाना शुरू कर दिया था। इस तरह कई सालों बाद धरती के आसमान से विस्फोट के भयानक बादल हटे और जमीन पर सूर्य की रोशनी पहुंची, जिसकी वजह से पेड़ पौधे फिर से विकसित होने लगे, जबकि धरती पर 20% जीवों में शारीरिक बदलाव आ रहे थे।
इस तरह लाखों साल बाद पृथ्वी का वातावरण फिर से जीवन योग्य हो चुका था, जबकि धरती पर इंसानों के पूर्वज यानी बंदर अस्तित्व में आए थे। इसके बाद बंदर विकसित होते चले गए और आदि मानव बनने के बाद हम इंसानों में परिवर्तित हो गए थे। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि सौर मंडल और पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ था। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।